आज हम चैप्टर 1 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल हमने 1 to 8 क्वेश्चंस किए थे। टोटल 11 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन था और 11 क्वेश्चन है। 3 ही क्वेश्चन पेंडिंग रह गए हैं, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और जिस भी बच्चे ने इस चैप्टर को मिस कर दिया उसे बाद में समझ नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन लर्न कर लूं, उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा। बेटा हिस्ट्री काफी टफ होती है, उसमें काफी सारी डेट्स, काफी सारी स्टोरीज है। जब तक आप उन्हें नहीं सुनोगे आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो बेटा आप सब लोग क्लास लेंगे तो आपके दो फायदे हैं। देखिए, एक आपका फायदा कि आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया, आपका काम समय पर कंप्लीट होगा, और सबसे बड़ा फायदा आपको अटेंडेंस के मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है ना? तो सभी बच्चों ने क्लास प्रॉपर अटेंड करनी है। देखिए अब चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन कल 1 to 8 हो गए थे, आज है क्वेश्चन नंबर 9। Why did the British preserve official document? ब्रिटिश जो लोग थे वो प्रिजर्व क्यों करते थे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट? वो अधिकारी जो अपने दस्तावेज बनाते थे, क्यों उन्हें सुरक्षित रखते थे? पुराना जो भी उन्होंने सर्वे किया, सर्वेक्षण किया, क्या क्या वो निरीक्षण कर रहे हैं, सारी पॉलिसीज को अपने दस्तावेजों में लिखते थे। उसके पीछे क्या रीजन था वो हमने ही बताना है। ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ब्रिटिश जो थे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करते थे बिकॉज दे फेल्ट, क्योंकि वो ऐसा महसूस करते थे इट वुड लेटर बी सिंपलियर फॉर देम, कि उनके लिए बाद में आसान हो जाएगा टू रिसर्च देम, to research them and argue if they write and record everything। उन्हें लगता है कि अगर हम हर चीज का रिकॉर्ड, अगर हम हर चीज को लिखेंगे और उसका रिकॉर्ड बनाएंगे, तो जब बाद में हमें कोई रिसर्च करनी होगी कि हमने क्या काम किया, उसका क्या रिजल्ट निकला था, तो हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि यदि हम अपनी पिछली कमियों को देखते हैं तभी हम अपने आगे सुधार कर पाते हैं। लेकिन यदि हम पिछली और अधिकारी आ जाएंगे तो पीछे की कमियों को भूल जाएंगे, या अच्छी नीति थी जिसका अच्छा रिजल्ट निकला वो उन्हें याद नहीं रहेगा। तो वो दस्तावेजों में निहित रखते थे कि जब भी उनका रिसर्च किया जाए उन्हें वो सिंपलर वो सभी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाए। They maintained official record of what they felt was right। वो उन सब चीजों का ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते थे जो लगता था उन्हें कि ये काम सही है। So that those records serve as the evidence। इस प्रकार से ये जो रिकॉर्ड है उनके लिए एविडेंस, प्रमाण, सबूतों का काम करते थे। और ऑल द डिसीजंस दे टुक इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में वो जो भी डिसीजन लेंगे उसके लिए वो एविडेंस का प्रमाण करेंगे, काम करेंगे। मीन्स फ्यूचर में वो कोई डिसीजन ले रहे हैं कि किस प्रकार की नीति किसी ऑफिसर ने पहले भी ली थी, उसका क्या परिणाम निकला था, तो उसके आधार पर आगे काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे आप एक सिंपल सा काम लीजिए, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज का आइटम ले लीजिए आप, ठीक है, फ्रिज ले लीजिए आप, या टीवी ले लीजिए आप। पहले का टीवी कैसा था? अगर एक ही व्यक्ति को बोले टीवी बनाना है तो वो व्यक्ति तो क्या करेगा बेटा, वो उसमें बार बार नए सिरे से बनाएगा जब तक उसे पुरानी चीज के बारे में नहीं पता होगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने सबसे पहली बार टेलीविजन बनाया, दूसरे व्यक्ति ने उतना तो सीख ही लिया, आगे उसने इम्प्रूवमेंट किया, नेक्स्ट व्यक्ति ने और इम्प्रूवमेंट किया। तो धीरे धीरे चीजें जो है वो नई तरीके की बनती चली जा रही है और उनमें इम्प्रूवमेंट होता चला जा रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐड होती चली जा रही है। ऐसे जो डिसीजन हम ले चुके हैं उनका क्या उसमें परिणाम रहा था, ये बहुत डिपेंड करता है कि जब फ्यूचर में कोई नई पॉलिसी ली जाए तो पिछली बार की पॉलिसीज पर भी ध्यान दिया जाए। कि कब होगा? जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करेंगे। उन्हें ऐसा लगता था कि फ्यूचर में हम जो डिसीजन लेंगे तब हमारे लिए आसान हो जाएगा जब हम अपनी पुरानी नीतियों को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोनाइजेशन? क्लोनलाइजेशन का मतलब क्या है? यानी कि उपनिवेशवाद। क्लोनलाइजेशन होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर कंट्रोल कर लेती है। द कैप्चर ऑफ वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर कंट्रोल कर लेती है, इज कॉल्ड क्लोनलिज्म। जैसे कि ब्रिटिश की जो कॉलोनी थी वो क्या थी? इंडिया। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश कॉलोनाइज इंडिया, जैसे ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया। Question number 10. Question number 11. Explain some of the important events that development that took place after the death of Aurangzeb.
यानी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में बताइए जो कि औरंगजेब की डेथ के बाद हुई। बेटा औरंगजेब जो थे उनकी डेथ हुई थी, मुगल एम्परर थे जिनकी डेथ हुई थी 1707 के अंदर, और उनके बाद के जितने भी मुगल शासक थे वो पावरफुल नहीं थे। तो क्या क्या घटनाएं हुई, जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई उस वक्त में उनके स्टेट के अंदर पूरी की पूरी स्टेबिलिटी फैल गई। जो वहां के गवर्नर थे, उनके प्रदेशों के गवर्नर थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करना घोषित कर दिया और अपने अपने क्षेत्र उन्होंने इंडिपेंडेंट कर लिए। तो ये पहला इवेंट था। द डेथ ऑफ औरंगजेब, Emperor Aurangzeb in 1707 and resulted in political stability. Political stability हो गई। Ambitious provincial governors started declaring their independence, as a result of which May provincial kingdom came into existence. कि जो महत्वाकांक्षी गवर्नर थे उन्होंने शुरू कर दिया अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना और उन्होंने अपने अपने नए राज्य बनाए। इस तरीके से नए नए प्रादेशिक राज्य उस वक्त बनने। Some prominent states to declare their autonomy, कुछ स्टेट्स ने, कुछ प्रमुख राज्यों ने अपने आप को स्वराज्य घोषित कर दिया, जैसे कि अवध था, बंगाल था और साथ में आपका हैदराबाद था। पॉइंट नंबर 4, सिख एस्टैब्लिश, सिखों ने भी स्थापित कर दिया देयर इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता को, स्टेट अंडर द महाराजा, इंडिपेंडेंट स्टेट अंडर महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के अंडर में उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र, अपने स्टेट को स्वतंत्र स्टेट घोषित कर दिया। अब औरंगजेब के जो बेटे थे उनके बीच में भी युद्ध होने लगा। वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होने लगे। ऑफ द मुगल एम्परर्स, के मुगल जो शासक थे उनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर कि अब इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा उसको लेकर युद्ध छिड़ने लगे। वाइड स्प्रेड करप्शन, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला। वीकेंड इकोनॉमी ऑफ द एम्पायर, जिसके कारण पूरे के पूरे एम्पायर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई। धन कम हो गया क्योंकि बार बार जब युद्ध होंगे तो धन की कमी होगी। इन्वेंशन ऑफ नादिर शाह, उसके बाद 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया। अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में आक्रमण कर दिया। तो औरंगजेब की डेथ के लगभग 50 इयर्स के बाद तो जो था मुगल साम्राज्य लगभग खत्म होने की कगार पर आ गया। फर्दर वीकेंड द मुगल एंड ड्रॉप देयर बैक, जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ तो उन्होंने तो मुगल साम्राज्य को और भी कमजोर कर दिया और उनकी कमर पूरी तरीके से तोड़ दी। तो बेटा इस तरीके से धीरे धीरे वहां पर जो ब्रिटिश लोग आ गए, ब्रिटिश लोग अपना कब्जा जमाने में सफल हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि कंप्लीट हो चुका है। आप इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करना, इसकी नोटबुक हम चेक करेंगे। ठीक है, अब करते हैं हम स्टार्ट अपना चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपका काफी इंपॉर्टेंट, काफी बड़ा चैप्टर है और इसके 2 पार्ट देखते हैं आपकी नोटबुक के अंदर। चैप्टर है आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, कंपनी की शक्ति का एस्टैब्लिशमेंट होना, यानी कंपनी की सत्ता स्थापित होना। ब्रिटिश कंपनी जो इंडिया में आई थी, किस तरीके से उसने पूरे भारत पर अपनी सत्ता को स्थापित किया। चैप्टर नंबर 2, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी पावर, कंपनी की शक्ति का या कंपनी की सत्ता का स्थापित होना। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटिश लोग यहाँ पर भारत में, भारत के सूती कपड़े की काफी डिमांड थी, भारत के मसालों की देशों में काफी डिमांड थी। वो तो सिर्फ व्यापार करने आए थे यहाँ पर, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, इंस्टेबिलिटी जो व्यवस्था फैल गई थी, इंस्टेबिलिटी को उन्होंने देखा और इकोनॉमिक स्थिति जो थी भारत की वीक होती चली जा रही थी, इसका उन्होंने फायदा उठाया। देखिए, सबसे पहला है आपका मर्चेंटिलिज्म। अब मर्चेंटिलिज्म का मतलब होता है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद मतलब व्यापार से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब व्यापार, अपने फायदे के लिए व्यापार किया जाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए व्यापार किया जाना। बिजनेसमैन क्यों करते हैं बिजनेस, ताकि ट्रेड क्यों करते हैं, व्यापार क्यों किया जाता है, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। देखिए, आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी होती है विचारधारा। पेंसिल ले लिया करो बेटा हाथ में। Ideology of mercantilism was based on the principle that a business enterprises
should make profit mainly through trade. कह रहे आइडियोलॉजी ऑफ मर्चेंटिज्म की वाणिज्यवाद की जो विचारधारा है was based on the principle, वो इस सिद्धांत पर निर्भर करती है that a business enterprises की जो अलग अलग व्यापारिक उद्यम है, जो व्यापारी एंटरप्राइजेस है, शुड मेक प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं तो अपने व्यापार के द्वारा, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, गुड मे अर्न ओनली इफ, ज्यादा से ज्यादा अर्न मतलब कमाना, ज्यादा से ज्यादा लाभ तभी कमाया जा सकता है जब, बेटा ज्यादा से ज्यादा लाभ कब कमाया जाएगा, मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट को बनाना है और किसी प्रोडक्ट को बनाने में जितनी लागत लग रही है, जो सामान लग रहा है, यदि वो सामान सस्ता है और बनने के बाद वो प्रोडक्ट ज्यादा कीमत में बिक रहा है तो हमें ज्यादा लाभ होगा, होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए, यस या नो। कोई भी चीज हम बना रहे हैं, मान लीजिए उसको बनाने में हमारे पास सिर्फ 10 रुपए लगे और हमने उसे 20 में बेच दिया, मीन्स हमने आधे से भी आधा प्रॉफिट उसमें कमा लिया, 50% हम उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं तो काफी ज्यादा बड़ा प्रॉफिट है। वो 25 में बिक जाए, वो 30 में बिक जाए, मीन्स जो उसमें रॉ मटेरियल लग रहा है, जो उसके अंदर लेबर लग रही है, उसकी कीमत तो कम हो और जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाए, जब वो मार्केट में पहुंचे तो उसकी कीमत बढ़ जाए, तभी हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट वुड बी अर्न, हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट सिर्फ तभी कमा सकते थे इफ द रॉ मटेरियल कुड बी बॉट एट मिनिमम प्राइस, जब हम रॉ मटेरियल को, कच्चे पदार्थ को कम से कम कीमत में प्राप्त करें। कच्चा पदार्थ क्या होता है, कोई भी चीज बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, फॉर एग्जांपल मीन्स कोई बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए लोहे के सरिये लग रहे हैं या जंगले लग रहे हैं लोहे के, तो उसके लिए अभी क्या रॉ मटेरियल चाहिए, हमें कच्चा लोहा चाहिए, ठीक है। क्लोथ बन रहे हैं, हमारी शर्ट है, ठीक है, या आपका कोई ड्रेस मटेरियल है, वो किस टाइप का है, कॉटन है, तो हमें कॉटन जो रॉ मटेरियल के रूप में उसमें चाहिए, कॉटन हमें सस्ते दामों पे मिले। अगर हमें रॉ मटेरियल सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाएगा तो क्या है, हम उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे एंड सोल्ड एट मैक्सिमम प्राइस, और उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा कीमत में बेचे। मीन्स रॉ मटेरियल तो हम कम से कम कीमत में प्राप्त करने की कोशिश करें और बेचे हम उसे ज्यादा कीमत में। दिस वॉज पॉसिबल ओनली वेयर, ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है when there was no competitor in trade, जब ट्रेड में उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो, कोई प्रतिस्पर्धी ना हो। मान लो कोई चीज हम बना रहे हैं और हमारे साथ में कंपटीशन में कोई हो ही नहीं। आपने कभी ये सोचा होगा, हम मार्केट में कोई चीज लेने के लिए जाते हैं, हम किसी एक व्यक्ति से चीज लेते हैं और उसने वो चीज हमें 50 रुपीज में, ठीक है, हमने 2-3 जगह रेट ट्राई किया, कोई 52 में दे रहा था, कोई 55 में, कोई 60 में, ठीक है। लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कीमतों को कम कर देते हैं, लेकिन कह रहे हैं फिर ऐसे में उनको मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं हो पाता। मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब हमारे कंपटीशन में कोई हो ही नहीं, तो हम जितना भी पैसा मांगेंगे वो उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्हें वो चीज चाहिए तो हमारे पास मिलेगी और वो चीज उन्हें चाहिए तो उन्हें तो पेमेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। This was only because when there was no competitor in trade, जब ट्रेड में उनके बराबर कोई भी कॉम्पिटिटर ना हो। अंडर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोप की कंट्रीज जो है, उनकी जो सरकार है, सपोर्टेड द होम प्रोड्यूसर, उन्होंने होम प्रोड्यूसर जो घर में चीजों को बनाते थे उन्हें सपोर्ट किया बाय मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिव टैरिफ। टैरिफ क्या होते हैं बेटा, सुरक्षात्मक, उन्हें प्रशुल्क दिया गया, मतलब उनसे घर में काम कराया गया और आगे उनसे सस्ते दामों में चीजें लेकर आगे महंगे दामों में बेच दिया। बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या होता है, चीजों को बाहर के देशों में भेजना, वो एक्सपोर्ट है। एंड बाय इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट पर हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि हमारी कंट्री से सामान बाहर तो जाए बिकने के लिए, लेकिन दूसरी कंट्री का सामान हमारी कंट्री में नहीं आए। मीन्स एक तो हम अपनी कंट्री में भी फायदा कमा रहे हैं, अपनी कंट्री में भी हमारा ही सामान बिकेगा और बाहर से कोई कंट्री हमारी कंट्री को सामान इंपोर्ट नहीं कर पाएगी, मीन्स अपनी कंट्री में भी हमारा ही सामान बिकेगा और हम साथ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज को, तो डबल फायदा हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टेट वेस्टर्न यूरोप, तो जितने भी पूर्वी यूरोप के जितने भी कंट्रीज थी, वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिसी, वो इस पॉलिसी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, तो चाहती थी
कि वो अपनी अपनी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट तो करे, अपनी अपनी कंट्री से सामान, जो सामान वो बना रहे हैं उसे एक्सपोर्ट तो करें, लेकिन इंपोर्ट पर वो पाबंदी लगाएं। एंड Europe was influenced by the policy of mercantilism between the 1600 to 1800। इस 1600 से लेकर तक 1800 के बीच यूरोप की कंट्रियां इस नीति से बहुत प्रभावित हुई, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहती थी। मीन्स हम इतना सामान बनाएं और उसकी कीमत कम हो ताकि विदेशों में चीजें अच्छी कीमत में बिके, हम विदेशों में भेजें, लेकिन हम अपनी कंट्री के अंदर बाहर के सामान को न लाएं ताकि यहाँ पर भी हमारी ही कंट्री का बना सामान बिके। मर्चेंटलिज्म बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कह रहे मर्चेंटलिज्म जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज बनाने में, कॉलोनी स्थापित करने में। जैसे ब्रिटिश लोगों ने भारत को अपनी कॉलोनी बनाया और उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की, लोगों को मजबूर किया सस्ते दामों पर काम करने के लिए, है किसानों पर भी कई प्रकार के कर लगा दिए किसान ने, और किसान उनके अंडर हो जाते थे, उनसे उनकी जमीन जब्त कर ली जाती थी। तो सस्ती कीमत पर उन्होंने रॉ मटेरियल बनाने की कोशिश की और फिर इन्हीं चीजों को मशीनों के द्वारा उन्होंने बनाकर विदेशों में भेजा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया। मतलब अब उन्होंने क्या किया, ये सब काम तो कर लिया, लेकिन अब उन्हें चाहिए ज्यादा से ज्यादा कॉलोनी, कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री पर कैप्चर करे और ज्यादा से ज्यादा कंट्री में सामान को बेचे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को कमा पाए। द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बिकॉज ऑफ इंग्लैंड की पावर हैड अ सुपीरियर पोजीशन इन दिस रिस्पेक्ट। कह रहे इंग्लैंड की पावर, इंग्लैंड की जो समुद्री शक्ति थी वो बहुत ज्यादा थी, मतलब अच्छे जहाज थे उसके पास, ठीक है। इस कारण जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सुपीरियर कंपनी बन गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सन 1600 में स्थापित की गई थी और उसका ज्यादा से ज्यादा उसका क्या मोटिव था कि भारत से ज्यादा लाभ कमाना। बेटा आपको बहुत हैरानगी होगी कि बहुत कम पैसा इंग्लैंड से आता था, वो जो भी सामान खरीदते थे भारत के ही पैसे से खरीदते थे और बल्कि जो प्रॉफिट होता था उसे अपनी कंट्री ले जाते थे। भारत को पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, बहुत धन था भारत में, लेकिन ये सब जो है पहले जो कुछ मुस्लिम लूट कर ले गए यहाँ से, और फिर जैसे महमूद गजनी ने लूटा था सोमनाथ का मंदिर, क्लास 7 में हमने पढ़ा था, है ठीक है, नादिर शाह लूट कर ले गया भारत से। ऐसे ही ब्रिटिश भी बहुत सारा धन भारत का ले गए, जिसके कारण भारत का जो इकोनॉमिक लेवल था, जो इकोनॉमिक स्थिति थी वो बहुत ही गड़बड़ा गई और भारत में बहुत सारे लोग गरीब हो गए। ट्रेड वॉर्स मतलब व्यापारिक युद्ध। अब हर एक कंपनी ये चाहती थी कि व्यापार पर मेरा ही पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाए, मेरा कोई भी कॉम्पिटिटर ना रहे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट तब होगा जब हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज इंडिया आई थी, जैसे कि डच आए, पुर्तगालीज आए, फ्रेंच आए और ये आपके ब्रिटिश आए। अब ये सब लोग चाहते थे कि पूरे के पूरे व्यापार पर हमारा ही एकाधिकार हो जाए, हमें पूरे के पूरे व्यापार पर एकाधिकार कर लें और बाकी कंपनीज को यहाँ से खदेड़ दें, यहाँ से वापस जाना पड़े, इसलिए उनके बीच में युद्ध होने लगे। तो कौन कौन से युद्ध थे उनके बारे में देखिए। The race of colonies led many wars among the European countries in 17th and 18th century। कह रहे रेस ऑफ कॉलोनीज, ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी कॉलोनी बनाने के लिए बहुत सारे युद्ध हुए यूरोपियन कंट्रीज के बीच में 17th और 18th सेंचुरी के बीच। दे वर नॉन एज ट्रेड वॉर, जिन्हें हम व्यापारिक युद्ध का नाम देते हैं। द कंट्रीज इन्वॉल्व द वॉर ऑफ, इनमें कौन कौन से युद्ध थे, पुर्तगाल का जो युद्ध था वो, हॉलैंड का, फ्रांस का एंड ब्रिटेन का, ये 4 लोगों के युद्ध हुए। ये 4 कंपनियां जो है यूरोप की यहाँ पर व्यापार करने आई थी और इनमें लास्ट में जो ब्रिटिश थे वो विक्ट्री हुए, मतलब वो ही यहाँ पर जीते थे और ब्रिटिश लोगों का पूरा अधिकार हो गया था। फाइन क्वालिटी इंडियन गुड, इंडियन कॉटन, इंडिया के कॉटन की अच्छी क्वालिटी के कारण, एंड सिल्क, और सिल्क की अच्छी क्वालिटी के कारण ग्रेट डिमांड इन यूरोप, क्योंकि भारत में बहुत डिमांड थी, भारत का कॉटन, भारत की सिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इस कारण भारत के कॉटन की, भारत की सिल्क की यूरोप के बाजारों में बहुत मांग थी। स्पाइसेस सच एज, मसाले, भारत के मसाले लाइक पेपर, काली मिर्च होती है, क्लोव्स, लौंग होते हैं, और कार्डामोन, इलायची होती है, छोटी इलायची, और सिनामोन, दालचीनी होती है, ठीक है ना।
दालचीनी वर ऑल्सो इन ग्रेट डिमांड, इनकी भी बहुत डिमांड थी यूरोप की कंट्रीज में। However, all the European companies, इसलिए जितनी भी यूरोपियन कंपनी थी, were interested in trading in the same thing, वो इन सेम चीजों में व्यापार करने में इंटरेस्टेड थी। मतलब भारत का कॉटन, भारत का सिल्क, भारत के मसाले, अब प्रोडक्ट एक सारे और कंपनीज बहुत सी आ गई, तो उनमें कंपटीशन स्टार्ट हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, और इस के कारण कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज के बीच में प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, कंपटीशन शुरू हुआ। प्राइसेस वेंट अप कंसिडरेबली विच रिड्यूस, जिसके कारण जो बढ़ते हुए प्राइस थे वो कम हो गए। मींस पहले तो मैं अकेला ही व्यापार कर रहा था तो चीज की कीमत ज्यादा थी, लेकिन अब और कंपनीज आ गई कि लोग उनका माल ज्यादा खरीदे, इसीलिए प्राइसेस कम हो गए। उन्हें अपना प्रॉफिट थोड़ा कम करना पड़ा ताकि हम कम कीमत में सामान दें और हमारा सामान ज्यादा से ज्यादा बिक जाए। They are the only way of flourish was to eliminate rival companies। कह रहे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने मतलब प्रॉफिट को कम किया और अपने सामान को बेचने की कोशिश की ताकि वो अपने व्यापार को इतना ज्यादा बढ़ा ले, एलिमिनेट कर दे। एलिमिनेट मतलब हटा दें, नामो निशान मिटा दें किसका, राइवल कंपनीज, जो अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी है उन्हें यहाँ से खदेड़ा कि हमारा ही प्रोडक्ट मार्केट में बिके। द आर्ग्यू ऑफ मोनोपोलिस, मोनोपोलिस होती है एकाधिकार, जब व्यापार पर एक ही व्यक्ति का अधिकार हो जाए उसे मोनोपोलिस कहते हैं। इट इज द आर्ग्यू ऑफ मोनोपोलिस प्रॉफिटेबल ट्रेड लेट स्ट्रगल बिटवीन द कंपनीज, यानी व्यापार पर एकाधिकार और अधिक से अधिक लाभ कमाने के व्यापार को लेकर इन कंपनीज के बीच में आपस में संघर्ष होने लगा, कंपनीज आपस में लड़ने लगी। ट्रेड वॉज प्रोटेक्टेड विद आर्म्स, अभी जो व्यापार थे कैसे हुए, आर्म्स मतलब हथियार बंद हुए, हथियारों का प्रयोग किया गया। एंड ट्रेडिंग पोर्ट्स वर कैप्चर, और ज्यादा से ज्यादा जो व्यापार की जो बंदरगाहें थी उन पर कंट्रोल किया गया, जहां से जहाजों से सामान जाता था और बाहर से सामान आता था। वो चाहते थे ये कंपनीज कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग पोर्ट पर अपना कंट्रोल कर लें ताकि हमारा ही सामान कंट्री से बाहर जाए और किसी का नहीं। थ्रूआउट द 17th एंड 18th सेंचुरी, इसीलिए 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में सेंचुरी जो थी, यानी कि 17th सेंचुरी कब स्टार्ट हुई 1601 से और 18th सेंचुरी स्टार्ट हुई 1701 से। तो 17th और 18th सेंचुरी में these companies regularly blocked route, ये कंपनी रेगुलर नियमित रूप से रूट को ब्लॉक करती थी। ब्लॉक मतलब नाकाबंदी कर देती थी कि इस रूट से कोई नहीं जा सकता। सेंड ईच अदर शिप्स, एक कंपनी दूसरे शिप की दूसरी कंपनी का जो शिप जा रहा होता था उससे सामान से भरे शिप को डुबो देती थी समुद्र में ही। एंड अडॉप्ट ऑल सॉर्ट ऑफ टैक्टिक्स, उन्होंने हर प्रकार की टैक्टिक्स, हर प्रकार की योजना, हर प्रकार की युक्ति को उन्होंने अपनाया राइवल शिप्स, प्रिवेंट द राइवल शिप्स, ताकि वो प्रतिद्वंदियों के शिपों को कम कर सके, उनके शिप को अपने कब्जे में ले सके। फ्रॉम मूविंग एंड द सप्लाई ऑफ गुड्स, ताकि वो सामान की सप्लाई न कर पाए। ठीक है। They also had to face protest from the local ruler, और उसके साथ साथ उन्हें प्रोटेस्ट, विरोध का सामना भी करना पड़ा वहां के जो लोकल रूलर थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये कंपनी इतना दबदबा बनाए। रूलर चाहते थे कि हम तो यहाँ के शासक हैं और कंपनी इतना काम कर रही है, कैसे कर रही है, वो कंपनी को कंट्रोल करना चाहते थे। तो एक तो लोकल नवाबों से उन्हें अपनी सुरक्षा करनी थी और दूसरा उन्हें अपनी जो राइवल कंपनीज थी उन्हें यहाँ से एलिमिनेट करना था। इस कारण उनके बीच में युद्ध हुआ, एक दूसरे के जहाजों को डुबोना, एक दूसरे के जहाजों को लूटना, उन्होंने हर पॉसिबल कोशिश की ताकि वो ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर पाए। ठीक है। तो बेटा ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था आपका कि मर्चेंटलिज्म होता क्या है, व्यापार है क्या, कि कोई भी व्यापार करना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब जो उसमें लागत लग रही है वो मिनिमम हो और जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है। इसके लिए ट्रेड वॉर हुए, ट्रेड वॉर व्यापारिक युद्ध है, मतलब उस वक्त में कई यूरोपियन कंपनी इंडिया आई और वो चाहती थी कि पूरे के पूरे व्यापार पर हमारा एकाधिकार हो, कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर ना हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। इस कारण उनके बीच में युद्ध हुए। ठीक है। और उन युद्धों को हम ट्रेड युद्ध कहते हैं और ये ट्रेड युद्ध भी किन के बीच में हुई, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश लोगों के बीच में। कई उन्होंने युक्तियां अपनाई, एक दूसरे के जहाजों को लूट लिया, नाकाबंदी कर दी, ज्यादा से ज्यादा पोर्ट्स पर अपना कब्जा कर लिया, एक दूसरे के जहाजों को पानी में डुबो दिया, ठीक है, उनके जहाज खराब कर दिए ताकि वो सामान को वहां से ना लेकर जा पाए।
कई प्रकार की युक्तियां उन्होंने अपनाई। तो बेटा आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, इससे आगे का नहीं। कल पढ़ेंगे इससे आगे का। कर लो। हाँ, नोटबुक दिखाइए मुझे आप, चैप्टर नंबर फर्स्ट तो आज कंप्लीट होगा। कौन सा चैप्टर दिखाना है आपने? मैम मेरा जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर था। दिखाओ नमन। यस मैम। विशाखा आपका कंप्लीट था। जुनीत, गार्गी आपने मुझे दिखा लिया था बेटा, आप लीव कर दो। पलक पायल का कंप्लीट था, लीव कर दो। जिसने कल मुझे दिखा दिया था वो लीव कर दो। नमन जल्दी खोलो, भावना नोटबुक खोलो। विशाखा मैम जो रेडी ऑन कर। क्या कह रहे हो? हाँ, कैमरा ऑन करो। मैम बोलो पलक। चेक हो गया था पर फाइल अरे पर रह दो गया। बच्चे माइक ऑन मत करो, एक बच्चा बोलो। सबसे पहले पलक बोलेगी। मैम हमने आपको कल हमारा तो दिखा दिया था पर मैम हमने बताया था ना पायल का रह गया था कल। हाँ तो पायल का दिखाओ। यस मैम भावना ऑन करो। मैम मैम मेरा बोलो। चैप्टर 5। चैप्टर फर्स्ट दिखाओ पहले, तो मैं पायल का देख लूँ। यस बेटा, मैम चैप्टर ज्योतिश्री वाला 5। चैप्टर। हाँ चैप्टर 5 है ज्योतिश्री, ठीक है। चेंज करो पेज, वेरी गुड। पेज टर्न करो। यस, आगे। मैम यस, आगे दिखाइए चैप्टर नंबर 1। मेरा ये कौन सा चैप्टर है? मैम चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री। ठीक है, अभी तो हिस्ट्री का कल कंप्लीट होगा, कल देखूंगी। रिसोर्स वाला ओके मैम। चैप्टर पायल का चेक है, रिसोर्स वाला स्कूल में ही चेक किया यस था। मैम चेक है मेरा। ये सबसे पहले मैप कौन सा लगा रखा है आपने? मैम ये सबसे पहले वो है स्टेट्स एंड कैपिटल का, सर ने कराया था। अच्छा ठीक है बेटा, ये तो आपने पहले भी कर रखा है ना क्लास 7 में भी। यस मैम। ये तो आपको आता होगा पहले से ही। यस मैम। ठीक है बेटा। मैम भावना ओके दिखाओ। मैम हमें से कह रहे थे चैप्टर 1 ज्योग्राफी का नहीं करना कहा था मैम, हमारा न्यू एडमिशन हुआ था। अच्छा तो बेटा मैंने अभी तो करवाया ज्योग्राफी का चैप्टर, आपने क्यों नहीं किया? आप अपने स्कूल ऐप में चेक करो। स्कूल ऐप में मैंने भेजा था बेटा, कौन सी डेट को भेजा था कोई बताएगा? मैम 4। मैम मैम 3। मैम डेट 3। 3 या 4 डेट में चेक करो भावना, आपको मिल जाएगा स्कूल ऐप में लिंक। ओके ठीक मैम। है। मैम मेरी चेक कर लो। मैम नमन की। दिखाओ नमन। यस यस कैमरा मैम। ऑन कर बेटा, जल्दी कर। मैम क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। आपने जो दिखाना है दिखाओ मुझे। वेरी गुड, पेज चेंज करो, रिसोर्स वाला चैप्टर है ये। वेरी गुड, जल्दी करो। हाँ आगे दिखाओ। यस। मैम ये लास्ट क्वेश्चन ठीक है बेटा। 23। हाँ ठीक है बेटा, लीव कर दो क्लास। भावना आप दिखाओ। भावना, हिमानी, 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 आवाज आ रही है?